प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। विद्यामंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने उच्च न्यायालय के गठन के बारे में चर्चा की थी। आज हम उच्च न्यायालय के जो कार्य और शक्तियाँ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उच्च न्यायालय को कौन कौन से अधिकार या शक्तियाँ दी गई हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो इसका अधिकार है वो मूल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जिसका अर्थ है सबसे पहले ऐसे विवाद जो सबसे पहले उच्च न्यायालय में जिनकी सुनवाई होती है प्रथमतः, ठीक है। ऐसे मामले जो प्रथमतः उच्च न्यायालय द्वारा ही उनका निपटारा किया जा सकता है। इस प्रकार की जो अधिकार है वो शक्ति है वो मूल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। ये कौन कौन से हैं देखो इसमें। संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी अगर कोई विवाद हो जाता है, इस प्रकार के मामले सबसे पहले उच्च न्यायालय में ही जाते हैं और उच्च न्यायालय उनकी सुनवाई करता है, ठीक है। दूसरा देखो, राजस्व एकीकरण संबंधी जो विवाद है, राज्य में जो एकीकरण के जो विवाद हैं जिनको राजस्व एकीकरण विवाद कहा जाता है, इस प्रकार के जो भी मामले हैं वो भी सबसे पहले उच्च न्यायालय इस मूल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत ही उनकी सुनवाई करता है। तीसरा देखो, मौलिक अधिकार, वसीयत, विवाह विधि संबंधी कार्य, भी इसके पास ही जाते हैं। और जैसे मान लो कंपनी कोई कानून है, इस प्रकार के मामले भी सबसे पहले मूल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत ही उच्च न्यायालय सुनवाई करेगा। इसके अलावा देखो, विवाह विच्छेद जो हो जाता है, इस प्रकार के मामले भी सबसे पहले सर्वप्रथम या प्रथमतः उच्च न्यायालय मूल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत इनकी सुनवाई करता है, ठीक है। दूसरा देखो, याचिका, जिसको हम रिट भी कह सकते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 226 में ये कहा गया है कि उच्च न्यायालय जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा आदि याचिकाएं जारी करता है। जहां सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों पर ही इस प्रकार की याचिका जारी कर सकता है, जो संविधान के अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल अधिकारों के प्रति ही रिट जारी कर सकता है। इसके साथ साथ उच्च न्यायालय जो है, राज्य के सभी जो उच्च न्यायालय हैं वो इनके साथ साथ अन्य मामलों के ऊपर भी रिट जारी कर सकता है। यहाँ आप कोई प्रश्न आ सकता है, इसमें आपको ध्यान देना है कि अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय तो रिट जारी करेगा अनुच्छेद 32 के अनुसार, और राज्य जो उच्च न्यायालय है वो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, इस प्रकार की जो याचिकाएं हैं वो जारी करता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो संविधान के अनुच्छेद 32 में कहा गया कि केवल मूल अधिकारों के ऊपर ही प्रति ही रिट जारी कर सकता है 32 के अनुसार। इसके साथ ही राज्य उच्च न्यायालय जो है वो मूल अधिकारों के अलावा अन्य मामलों के ऊपर भी
रिट जारी कर सकता है, ये उच्च न्यायालय को अधिकार दे रखा है। ठीक है, अब देखो तीसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। राज्य का जो तीसरा क्षेत्राधिकार है, ये नीचे के जो न्यायालय हैं उनके मामलों को मामलों की जो अपील है वो सुनने का इसके पास अधिकार है, जो 3 भागों में बांटा गया है। पहला देखो सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार, दूसरा आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो पहला देखो सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है वो इस प्रकार से है, जैसे सिविल में आयकर है, पेटेंट है, डिजाइन है, उत्तराधिकार संबंधी जितने भी मामले होते हैं उनकी, ऐसे मामलों की जो जिला न्यायालय के विरुद्ध, ठीक है, हम उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखो आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। आपराधिक यानी अपराध से आप समझ गए कि नीचे के जो मामले हैं, जो जिले न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जितने भी न्यायालय हैं उनके विरुद्ध जो आपराधिक मामले हैं उनकी अपील कैसे की जा सकती है। तो इसमें बताया गया है कि जब अपराधी को सेशन न्यायालय द्वारा 4 वर्ष का कोई कारावास या दंड दे दिया जाता है या मृत्यु दंड दे दी जाती है, तो इस प्रकार के जो मामले हैं उसके विरुद्ध आप उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा देखो संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। संवैधानिक नाम से आप समझ आएंगे कि संविधान की किसी चीज़ में व्याख्या आ जाती है, तो इस प्रकार के मामले जो हैं इनकी सुनवाई भी अपील उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। कैसे देखो, कोई भी ऐसा मुकदमा है जिसमें संविधान की व्याख्या का कोई प्रश्न हो, तो उसकी अपील हम उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। इस प्रकार से उच्च न्यायालय का ये अपीलीय क्षेत्राधिकार है और उच्च न्यायालय उनकी अपीलों की सुनवाई करता है। ठीक है, चौथा देखो इसका कार्य है अभिलेख न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की भांति, ठीक है ना, इसको भी अधिकार दे रखा है अभिलेख न्यायालय का। ये अनुच्छेद 215 के में दे रखा है, अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 215। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि राज्य उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय है, उसको भी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है। उच्च न्यायालय के निर्णय भी सर्वोच्च न्यायालय के तहत रिकॉर्ड की तरह सुरक्षित रखे जाते हैं और अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं उनके लिए कानून की तरह कार्य करते हैं। यानी राज्य सरकार उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जितने भी न्यायालय होते हैं, ठीक है ना, वो भी उसके कानून है उसी तरह वो कार्य करते हैं। ठीक है, तीसरा देखो पांचवा प्रशासन संबंधी अधिकार भी दे रखा है इसको। ठीक है, अब ये प्रशासन में देखो उच्च न्यायालय के जितने भी अधीन न्यायालय होते हैं उनकी जांच कर सकता है, उनके पत्रों निर्णयों को देख सकता है, उनकी जांच भी कर सकता है और ये इस बात का भी ध्यान रखता है कि अधीनस्थ जो न्यायालय है वो अपनी शक्ति का प्रयोग सीमा में रहकर करते हैं या नहीं करते हैं, इसके बारे में भी उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर निगरानी रखता है। इसके अलावा
ये भी देखता है उच्च न्यायालय कि अधीनस्थ न्यायालय अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से ध्यान में रखते हुए करते हैं या नहीं करते हैं, इनकी भी जांच उच्च न्यायालय कर सकता है। और वह ये भी अधिकार है कि वो पालन करते हैं या नहीं करते हैं जो उच्च न्यायालय उनको निर्देश देते हैं उनका। इसके अलावा ये भी ध्यान रखता है कि उसके पास कोई विवाद है, वह किसी भी विवाद को उच्च न्यायालय वह किसी भी विवाद को एक न्यायालय से हटाकर दूसरे न्यायालय में विचार तथा निर्णय के लिए भेज भी सकता है। यानी जैसे मान लो किसी एक न्यायालय में कोई मामला चल रहा है तो उसको वहाँ से उठा करके दूसरे न्यायालय में भी अधीनस्थ जो होते हैं उनमें उस मामले को निर्णय के लिए भेज भी सकता है। ये इसके पास प्रशासनिक अधिकार है। ठीक है। छठा देखो, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। इसमें इसके पास ये अधिकार है कि उच्च न्यायालय केंद्र व राज्य विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों को वैध या अवैध भी घोषित कर सकता है। इसको कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। आज के वीडियो में इतना ही। और आज आपका ये राज्य सरकार का जो चैप्टर है, लेसन है, वो समाप्त हो गया है। धन्यवाद।